नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं नोएडा की उस खबर की जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है, ये अक्सर हम सुनते रहते हैं, कई बार करती भी है और कई बार आरोप भी लगते हैं। लेकिन ये जो मामला है ये नोएडा का है और यहां पर फर्जी मुठभेड़ हुई थी। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, कोर्ट ने कहा है कि 12 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। इसमें कौन कौन शामिल है आपको बताता हूं, कब का मामला बताता हूं। ये दरअसल मामला है, ये 12 पुलिस वालों में जो शामिल है वो पूर्व एसएचओ भी शामिल है नोएडा का। इसके अलावा आरोप ये लगा कि बीटेक छात्र के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा। आप सोचिए, क्या ये काम है पुलिस का, क्या ये काम है नोएडा पुलिस का कि किसी छात्र का एनकाउंटर करने की कोशिश की गई। हालांकि वो बच गया, लेकिन पूरा मामला क्या था प्रवेश, एनकाउंटर बोल सकते हैं। हाफ एनकाउंटर। आप सोचिए, वो उसके पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने पे। आखिरकार न्याय की जीत हुई और कोर्ट में मुकदमा गया। अब इन 12 पुलिस वालों पर एफआईआर हुई है। सवाल ही उठता है, इनको कब गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, क्या मामला, अब मुझे लगता है बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पूरा मामला समझाते हैं एक बार व्यूअर्स को। ये देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा दो पार्ट में बटा हुआ है। तो आपको सुना होगा आपने, जेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है वहीं पास में है जेवर थाना। अब वहाँ क्या होता है कि एक जो बहुत फेमस गैंगस्टर होता है, उसका नाम आपको याद होगा, संजीव भाटी, वो सुंदर भाटी जो गैंग है, सुंदर भाटी गैंग का ही एक मेंबर था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर था। तो उसमें जो हिस्ट्री सीटर बंदा था, उसके भाई ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और उसने 10-12 लोगों का नाम बताया। उन 10-12 लोग में 7वें 8वें नंबर पे जो लड़का था सोमेश गौतम, उसका नाम था। अब सोमेश गौतम को ढूंढने के लिए पुलिस उसके घर पे पहुंचती है। उसके पिता उस वक्त घर पे थे। ये तारीख है 4 सितंबर 2022 का मामला है। तरुण गौतम उस वक्त घर पे थे, उनके पिता। अब तरुण गौतम के पास दरोगा साहब पहुंचते हैं और पुलिस वाले पूरे बल सल से पहुंचते हैं और पहले ही मारना शुरू कर देते हैं। उनके पिता को पीटा जाता है। बोलता है तेरा बेटा क्या है? बोलते राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है और अभी 3 महीने के लिए कोचिंग करने दिल्ली में अपने घर पे। बोलते झूठ बोल रहा है तू, सच सच बताओ। और मारते मारते बोलते चलो मेरे साथ देख लो। पुलिस को मार पीट के उसके पिता को, जिसकी कोई गलती नहीं, उसे लेके जाते, यानी तरुण गौतम को मारते, सोमेश के घर पे लेके जाते। सोमेश जिस घर पे फ्लैट पे था वहीं था, वो कहीं भागा वागा नहीं था, अपने फ्लैट पे था। पुलिस वहां उसे पीटती है। पुलिस उसे पकड़कर कस्टडी में लेती है, लाती है। उसका मेडिकल वगैरह कुछ नहीं कराया जाता, उसको पुलिस थाने में रखा जाता है और उसे रात भर पीटा जाता है। ये पिता का आरोप है, उसने जो अपने कंप्लेंट में रात भर पीटा जाता है। ये देखिए, अब ये तारीख आ गई 6 सितंबर 2022 को उसको लेकर जाया जाता है बाहर और उसके पैर में गोली मार दी जाती है। बोलती वही भागने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मतलब पहले पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस उसको लेकर गई एक पर्टिकुलर जगह और वहां गोली मार दी। बिल्कुल, वहां गोली मार दी। जिसके बाद पुलिस ने बोला कि इसकी जान चली जाएगी, 1 लाख रुपए दो तब तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। 1 लाख रुपए लिए, उसके केस में पैसा दिया परिवार वालों ने, फिर भी छोड़ नहीं रहे थे। फिर थकार के पिता ने और वो लड़के ने डिसाइड किया कि पापा हमें पुलिस ने हमारे साथ गलत किया, हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। ये भाग दौड़ करते रह गए, बहुत लोगों के पास ये कंप्लेंट कराने गए, लेकिन पुलिस वाले इनकी सुन नहीं रहे थे। फिर ये कोर्ट पहुंच गए, फिर ये सीजीएम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने बोला कि इसकी इंक्वायरी करवाई और कमिश्नर से इसकी परमिशन मिल जाए तो हम इस पे एफआईआर दर्ज करने का आपको आदेश दे देंगे। इन्होंने कमिश्नर ने इसमें, देखिए नोएडा पुलिस कमिश्नर एक्टिव है, उन्हें लगता है कहीं भी गड़बड़ी हो तो तुरंत आदेश करती हैं। उन्होंने आदेश कर दिया इसमें कंप्लेन होना चाहिए। सीजीएम कोर्ट ने इसमें पुलिस के ऊपर आदेश उन्होंने भी कर दिया आगे कि इन पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, जिसमें देखिए 6 दरोगा थे, 5 कांस्टेबल थे, एक पूर्व एसएचओ था, मतलब जो अब रिटायर हो चुका है। और इसमें से बाकी लोगों की, जो वहाँ के डीसीपी है साद मियां खान, उन्होंने बोला अब इन सबकी पुलिस पूछताछ होगी और सबको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, वो जो नियम के अनुसार कार्रवाई है, वो सब की जाएगी। लेकिन इसमें सवाल ये है ना चिराग जी, आपको याद होगा 2000, मेरे पास पहले मैं वो जो डाटा बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं एक चीज पर आता हूँ। ये जिन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन, उनके नाम बताता हूँ। उस वक्त थे जेवर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अंजनी कुमार, सब इंस्पेक्टर राकेश बाबू, सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध यादव, सब इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर शरद यादव, सब इंस्पेक्टर सन्नी कुमार, सब इंस्पेक्टर नीलकांत, कांस्टेबल सोनित कुमार, भूरी सिंह, जयप्रकाश, नौस कुमार, चीतर सिंह। इन सब के खिलाफ मुकदमा हो गया। सवाल ये उठता है प्रवेश, 2 बातें। पहला सवाल तो 2 साल क्यों लग गए मुकदमा होने में? 3 साल इनफैक्ट। बिल्कुल, बहुत टाइम लग गया। आपको भी पता है पुलिस के खिलाफ मुकदमा कराने जा रहे हो, पुलिस पूरा सिर्फ देखिए, सिर्फ अब यहाँ टैग ये नहीं लगेगा नोएडा पुलिस, इसमें टैग क्या लगेगा, एक थाना का नहीं, ये टैग जाएगा यूपी पुलिस फेक एनकाउंटर करती है। इस केस से हाल ही में हमें पता है सीजीआई ने कमेंट किया था कि इन्होंने क्रिमिनल केस को सिविल केस को क्रिमिनल केस बना रहे थे। अभी कल ही एक दिन पहले हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूपी पुलिस को और डीजीपी को लताड़ लगाई थी। अब लेकिन इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं इसमें जानना चाहूंगा, आपको रोकूंगा। इसमें सोमेश
सुमेश का नाम क्यों लिया गया था? अचानक उसका नाम ले दिया गया एक क्रिमिनल के द्वारा और उसको पकड़ लिया गया। भाई कुछ तो वजह होगी, दाल में कुछ तो काला है, या बिल्कुल दाल ही काली थी, या कुछ भी नहीं था, हवा हवाई। ये एक तरह से गैंग वॉर था। ये गैंग वॉर में जो मरा वो भी हिस्ट्री सीटर था, सुंदर भाटी गैंग का मेंबर था। अब उसके भाई ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसके भाई ने अपने हिसाब से अपनी दुश्मनी के लिए लिखा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है ना, 12 लोगों का नाम आपका तो नहीं लिखा है, मेरा तो नहीं लिखा है सुमेश का क्यों? 12 लोगों का तो अगर देखिए उसका नाम भी लिखा है, उसके बोलने से वो आरोपी सिद्ध तो नहीं हो जाता। उसके बोलने से आरोपी सिद्ध तो नहीं हो जाता ना। पुलिस उसे पकड़ती, कस्टडी में रखती, उसके खिलाफ सबूत लाती, कोर्ट में पेश करती, कोर्ट में सबूत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ आगे, सुमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई चली? नहीं, वो जो जैसे इन्होंने पुलिस वालों ने दिखाया कि इतने लोग हमने अरेस्ट किया, हमने अरेस्ट नहीं सो किया, हमने कस्टडी में रखा था, उसे वो नहीं दिखाया कि मुख्य आरोपी कोई और था। इन्होंने 12 लोगों का नाम दिया कि इन पे मुझे शक है। वो जो शख्स ने, मतलब जो उसके भाई ने, तो उसमें जानना चाह रहा था सुमेश को क्या टेक्निकली बुक किया गया था या उसको पैसे? नहीं, उसको बुक नहीं किया गया था, बाद में उसे पैसे लेके छोड़ दिया गया था। जो एनकाउंटर वाली बात आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर भी किया गया? रात को उसे दिखाया गया कि उसे पकड़ा गया पैर में गोली मार के, मतलब ये भागने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब उसको बुक किया गया ना उस केस में? देखिए मैं बता रहा हूँ, 12 लोगों का नाम था, 12 लोगों का कंप्लेंट में नाम था, क्योंकि जो हत्या होती है उसके बाद तुरंत कंप्लेंट लिखी जाती है। उसमें उसके भाई ने जितने लोगों का नाम बताया, उन लोगों का पुलिस ने कंप्लेंट में नाम लिख लिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिख ली। अब पुलिस सबको एक एक करके पकड़ के पूछताछ कर रही थी। अब उसमें सुमेश के लिए मतलब सुमेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है पुलिस, उसके पापा को पकड़ती है, पापा को बोलती हो कहाँ है, वो बोलते हो अपने हॉस्टल में, कहीं बाहर नहीं गया है। जाती है पुलिस, देखती है हॉस्टल में। अब पुलिस का क्या बनता है, अगर आप किसी आरोपी को पकड़ के ला रहे हो, आप उसको अगर जेल में रख रहे हो तो आप उसको कहाँ दोगे? आप उसको कोर्ट में लेके जाओगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, पुलिस ने उसे पकड़ के लाई, उसे रात भर पीटा, फिर उसको बाहर लेके जाती है। पुलिस बोलती है भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसके पैर में गोली मार देती है। गोली मारने के बाद उसे वापस इलाज कराया जाता है, फिर पुलिस बोलती है 1 लाख रुपए दो, रफा दफा कर देंगे मामला। घर वाले 1 लाख रुपए देते, फिर भी पुलिस मानती नहीं, रफा दफा करने के चक्कर में पैसा लेती और कुछ नहीं करती। फिर अब इन लोग थक हार के बोलते अब हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी इनके खिलाफ, क्योंकि हमारे साथ तो जाती हो रही है। और सुमेश के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। ठीक है, सुमेश इस हत्याकांड में इन्वॉल्व ही नहीं था। सुमेश तो एक पढ़ने लिखने वाला लड़का था जो राजस्थान में अपनी पढ़ाई कर रहा था और दिल्ली में रह के अपनी कोचिंग कर रहा था। तो सुमेश वैसा लड़का था ही नहीं, और सुमेश को जबरन इस केस में फंसाया गया, ऐसे उनके पिताजी का भी आरोप था। इसीलिए उनके पिताजी और सुमेश दोनों लोग कोर्ट पहुंच गए। अगर आरोपी होता तो कोर्ट जाता, पुलिस क्या इस केस में इसकी चार्जशीट नहीं बनाती और उस चार्जशीट को स्ट्रांग नहीं करती? आपने बताया कि पैसे उन्होंने दिए और मामला जो है उनको गोली भी चली, पैसे भी दिए और उसके बाद रफा दफा हो गया, आपका कहना है मामला। मतलब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग सुमेश के खिलाफ नहीं? सुमेश के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई, लेकिन सुमेश के इसका मतलब पुलिस ने छोड़ दिया उसको? हाँ, पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन सुमेश के ऊपर जो ट्रॉमा था, उसके साथ जो गलत हुआ, उसको लेकर सुमेश परेशान था और उसने अपने पिता को कहा कि पापा हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, हम गलत नहीं है तो हम क्यों सह के ले। अब इसमें आप एक आंकड़ा प्रेजेंट कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा था आपने। देखिए शॉकिंग तो हर दूसरे दिन तो एनकाउंटर हो रहा है कहीं ना कहीं, हम सब एनकाउंटर्स को फेक नहीं बोल सकते, लेकिन एक आंकड़ा था मार्च 2017 से लेके सितंबर 2024 तक का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 12,960 मुठभेड़ की, जिसमें से 207 वांटेड अपराधियों का एनकाउंटर किया, मारे गए। उसमें 17 पुलिस वाले भी शहीद हुए, चिराग जी, वो भी था, और ये इंपॉर्टेंट था। और देखिए अब पुलिस है ना, कब हमने कई बार वीडियो बनाई प्रवेश, और हमने फेक एनकाउंटर पे ना चिराग जी बहुत बार कोर्ट्स ने ना टिप्पणी की है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, 2006 में एटा का फर्जी मुठभेड़ फेक एनकाउंटर का मामला था, जिसमें दिसंबर 2022, देखिए सेम ईयर, ये भी 2022 की मामला है और वो भी 2022 का मामला। दिसंबर 2022 में गाजियाबाद के एक विशेष सीबीआई अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन पर 2006 में एटा जिले में एक बड़ई राजाराम की फर्जी मुठभेड़, देखिए 2006 में फेक एनकाउंटर किए थे, जिसमें पुलिस वालों को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, समय समय पर फर्जी मुठभेड़ को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कटघरे में रहती है। लेकिन एक सवाल और भी है, कई बार ऐसा हुआ, कानपुर का बिकरू कांड भी हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चले और बाद में गाड़ी पलट गई, यानी कि जो आरोपी था उसके साथ एनकाउंटर हुआ पुलिस का। हम सबको पता है तीक का क्या हाल हुआ। कई बार वीडियो बनाई प्रवेश, और कई बार हमें कई व्यूअर्स ने भी ये बात बोली कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो एक तरह से कहा जाए कि गंदगी साफ हो रही है। देखिए इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं ना ऐसे केसेस में। इसी का फ़ायदा उठा लिया ना इस केस में। हमने ये अखिलेश यादव ने भी 2-4 बार टिप्पणी की है इस पर, और बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की है कि एनकाउंटर हो रहे, लेकिन इसी का फायदा कुछ पुलिस वाले उठा लेते हैं। एक बात भी सच है, कुछ पुलिस वाले जो भी कोर्ट जो भी टिप्पणियां करे टाइम टू टाइम, लेकिन ये बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बेटर हुई है।
इसका रेशियो कैसा है, डिसाइड कैसे कर रहे हो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप बताइए। मैं देखिए, मैं सिर्फ एक सिनारियो पे नहीं, एनकाउंटर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कानून व्यवस्था एकदम सही है। ओके। क्राइम तो हो रहा है, आप क्राइम देख कब ले- रुकता है? क्राइम तो हर नहीं जगह नहीं, होता है, क्राइम लेकिन एक होता है क्राइम का कि क्राइम का पुलिस की रेशियो, दहशत। क्राइम का रेशियो, पुलिस का दहशत क्या, पुलिस का भरोसा, ये वर्ड जो है ना ये हटाना चाहिए। दहशत, पुलिस का भरोसा होना चाहिए। लोगों में पुलिस का भरोसा होगा तो अपने आप क्राइम कम होगा, लोग पुलिस तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे केसेस देखे, चिराग जी कोई केसेस तो कम नहीं हुए, ऐसा नहीं हो गोलियां कम चल रही हैं, अवैध बंदूक कम मिल रहे हैं, इजीली यहाँ एक्सेस नहीं है। मतलब आपका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन उस फर्क के चक्कर में आप गलत चीजें मत करो। जैसे देखिए, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मुजरिमों को है, वांटेड्स जो हैं जिनके हो रहे हैं, जो पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, उनके होने चाहिए। लेकिन किसी निर्दोष को अपना स्टार चमकाने के लिए किसी निर्दोष के ऊपर आपको गोली नहीं चलानी। बिल्कुल सही बात है। और ये मामला जिस तरह से निर्दोष प्रकाश में आया था नोएडा में, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते। कुछ कह रहे थे प्रोफेसर? हाँ, मेरा एक और चीज़ था कि हम तो कानून कायदा से चलेंगे। कानून कायदा से चलेंगे मतलब आप वो निर्दोष है, अगर वो जब तक आप पे अटैक नहीं कर रहा है, वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो ज़बरदस्ती भागना नहीं चाहता, तब तक तो आपको उस पर गोली नहीं कई बार चलानी। पुलिस वाले ये भी बोलते हैं इस बात को लेकर कि अटैक करने का वेट करेंगे, क्या कर दिया तो पता होता है उसके दिमाग में क्या तो चल रहा है, ये मान लो वो- कर दिया तुरंत, फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? बंदा तो तो हमारा उससे पहले पुलिस वाले- उसके पहले आप हमें पता है ना, assumption में गोली मार दो। लेकिन हमें पता है ना उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री। वो आदमी शरीफ नहीं है जिसको हमने पकड़ा ये है। लड़के के ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था? वो बात ठीक है आपकी, मैं एक अलग सिर्फ चीज़ मैं है। इसकी बात करूँ अलग। चलिए खैर, इस केस को लेकर नोएडा पुलिस ने सख्ती की है। और थाने का केस देख लीजिए, बदलापुर वाला केस याद है आपको, महाराष्ट्र का, जिसमें क्या हुआ था, एक आरोपी पकड़ा है जिसके ऊपर रेप चार्जेस थे। हैदराबाद का देख लीजिए जिसमें रेप चार्जेस थे। पुलिस, देखिए सबको पता था वो आरोपी जो है वो गलत किया है उसने, लेकिन हर क्राइटेरिया डिसाइड है ना, कौन सजा देगा कौन। अगर आपको क्यों मारना था, लोगों को ही दे देते, भीड़ को दे देते, भीड़ ही मार देती। लेकिन क्या क्या सही पुलिस बात है, ने- पुलिस ने कानून का राज होना चाहिए और कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के हिसाब से। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अब इसमें सख्ती बरती है, कोर्ट ने डंडा चलाया है, 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कब तक इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।